हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के इस लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इससे पहले कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ें, लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक था मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, उसके कुछ मुख्य तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। क्यों आया था? मॉडरेट्स को अपीज करने के लिए 1909 में आया था, पता है। क्योंकि ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस किया जाए और ज्यादा भारतीयों को मौका दिया जाए। लॉर्ड एसपी सिन्हा, मतलब एसपी सिन्हा पहले व्यक्ति बने जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे। पहली बार इलेक्टोरेट, मुस्लिम इलेक्टोरेट्स आया, है ना। मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम आया, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मिंटो। ये सब जानते हैं, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स या इलेक्टोरेट्स कहा जाता है। तो मॉडरेट्स जो है वो बाकी सब इसके प्रोविजन से खुश थे, लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, इससे वो खुश नहीं थे। तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट हमें याद होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो एग्जाम में हम लिखेंगे क्या। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट में ओवरव्यू आपको दे दिया, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट्स अगर आप अपने कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, वेल एंड गुड। नाउ अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो आखिर ये 1919 वाला एक्ट आया क्यों? क्योंकि आप अगर मेरे चैनल पे, जो मैं यूपीएससी के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाता हूं, तो उसमें मैं जो पहले के जो 9 लेक्चर्स है उसमें आप देखेंगे कि पूरे देश भर के जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, टाइगर रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। उसको मैंने कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पे पढ़ाया है कि क्यों आखिर हुआ और क्यों ये चीज किया गया, बहुत डिटेल में है। सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, जो पहले 9 लेक्चर हैं वो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप जाके वहां पे देखते हैं तो आपको डेफिनेटली हर एग्जाम के लिए फायदा मिलेगा और बीपीएससी के लिए भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप जाके देख सकते हैं उसको। उसके बाद तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों आया। तो देखो, डिटेल तो बहुत है, डिटेल बहुत है, लेकिन डिटेल ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, ये आपको पता है। और ये मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है वो मुझे फेज बाय फेज स्टोरी सुनाने में काफी मजा आता है। तो क्या है कि कुछ स्टोरी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेंस का जितना काम है उतना ही स्टोरी समझते हैं, और जो बाकी स्टोरी है एकदम डिटेल में, वो जब हमारा प्रीलिम्स का जब 72nd है ना, 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा का जब कोर्सेज स्टार्ट होगा, तब हम लोग उसमें काफी डिटेल में जाके देखेंगे, ठीक है। तो अभी जितना जरूरत है उतना ही देखने का काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक टाइमलाइन लेते हैं। टाइमलाइन ऐसा है कि उम्मीद है कि एवरीथिंग इज वेल एंड गुड एंड सबको दिख रहा होगा। ओके, गुड। तो टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि एक रफ टाइमलाइन लेते हैं कि 1915 में 1915 में जो गांधी जी हैं वो इंडिया आते हैं, ठीक। अराइव्स, अराइव्ड, ठीक है, इंडिया आ गए 1915 में। एक साल अब वो पूरे देश को घूमते हैं, सुनिएगा मजा आएगा आपको। एक साल पूरे देश को घूमते हैं और घूमने के बाद सबसे पहले वो पहुंचते हैं 1917 में। कहा? तो यहां पे एक काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह करते हैं। अब जब चंपारण सत्याग्रह करते हैं तो शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने इन पे दबाव डालने का प्रयास किया था, लेकिन जब पूरे भारत का सपोर्ट जब गांधी को मिला तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं नहीं, अभी हमें गांधी के खिलाफ जाना
हमारे हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय चल रहा था वर्ल्ड वार फर्स्ट। टाइमलाइन क्या था उसका? 1914 से 18 तक ये वर्ल्ड वार का टाइमिंग था। और 1917 में गांधी जी जाते हैं और बोलते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज पहले जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, देखो अभी हमारा टाइम खराब चल रहा है, अभी हम वैसे ही युद्ध में फंसे हुए हैं। अगर यहाँ पे भारतीयों ने भी हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और उस युद्ध में लड़ाई करने के लिए हमें फ्री के सैनिक भी चाहिए। तो उसके लिए फ्री का मरने के लिए, फ्री का जान देने के लिए कौन कौन तैयार है? तो ये भारतीय तो हैं ही, ये सैनिक के तौर पे हम यूज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें भारतीयों का कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए। इसलिए जो ये आदमी बोलता है वैसा करो, गांधी जैसा बोलता है वैसा करो। सत्याग्रह हुआ, गांधी जी बिकम फेमस। पूरे देश को लगा कि गांधी जी ने अपने जिद से अंग्रेजों को झुका दिया। अरे उनकी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी थी अंग्रेजों की। और कभी कभी होता है ना कि जानबूझ के हारना पड़ता है। अंग्रेजों ने जानबूझ के हारा था, ये दिखाने के लिए कि भाई ठीक है, अभी आप ही बड़े हैं, बस आप सैनिक भेजते रहिए और हम हार गए आपके सामने। समझ में आ रहा है? अब एक सत्याग्रह इन्होंने यहां पे कर लिया और फिर लगे हाथ इन्होंने 1918 में दो और सत्याग्रह कर दिए। एक खेड़ा में और दूसरा फेमस है अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक, आपको पता होगा। अभी भी चल रहा है, क्या चल रहा है? वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है। गांधी जी बिकम स्टार। सब लोग हर हर गांधी, घर घर गांधी। ठीक। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है, लोग लोग इस बात से मतलब अचंभित थे कि अंग्रेज जो पीछे अभी तक पटक पटक के मारा करते थे हम लोगों को, सिर्फ नमक के लिए पूछ दो, पानी के लिए पूछ दो, इसके लिए अंग्रेज दौड़ा दौड़ा के मारा करते थे। आज ये कौन महात्मा आ गए जिनके बात सब लोग मान रहा है? लेकिन उनको पता नहीं था, वो लोग इतने उस समय शायद समझदार नहीं थे कि उस समय भैया चल रहा था वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड ब्रिटिश नीड्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। अंग्रेज मानते चले गए। अब क्या हुआ? अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। अब आ गया 1918। 1918 में वर्ल्ड वार क्या हो गया? खत्म हो गया। 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हो गया। अब अंग्रेज फ्री हो गए, फ्री हो गए अंग्रेज। अब बोले कि उधर उधर तो वर्ल्ड वार खत्म हो गया इंग्लैंड में, बोले कि एक काम करो, इंडिया वाले बहुत चौड़े हो रहे हैं, जरा सा उनको देख लो। तो अंग्रेज बोलते हैं कि हाँ हाँ, क्या क्या करना है? तो अंग्रेज जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है 18 में, वैसे ही उसके शुरुआत में ही कब? 18 मार्च, डेट एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। 18 मार्च 1919, ठीक है, 1919 अंग्रेज लाते हैं रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। तो रॉलेट एक्ट आता है। क्या था ये रॉलेट एक्ट? अंग्रेजों ने बोला कि बड़े ये लोग चौड़े हो रहे हैं, ये लोग हर बात पे सत्याग्रह कर दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर दे रहे हैं। एक काम करो, ना कोई मुकदमा, ना केस, ना कुछ भी, कुछ वजह हो या ना हो, 2 साल तक, फॉर 2 years इनको जेल में डाल दो। बिना किसी मतलब का 2 साल के लिए जेल में डाल दो। यही था रॉलेट एक्ट। समझ में आ रहा है अभी तक? तो रॉलेट एक्ट जब आ गया, गांधी को तो आदत हो गया था सत्याग्रह करने का, कुछ हुआ नहीं कि बैठ जाओ सत्याग्रह। अब इनको मजा मिला हुआ था कब? वर्ल्ड वार वाला। वर्ल्ड वार के टाइम में अंग्रेज कुछ बोल नहीं रहे थे, गांधी को मजा आ गया था। अब गांधी
अगेन फिर से कब, 1919 में जैसे ही रॉलेट एक्ट आता है, ये फिर से एक सत्याग्रह करते हैं जिसको बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, समझिएगा बात को, ये टाइमलाइन है। रॉलेट सत्याग्रह फिर से करते हैं। अब उस सत्याग्रह में साथ देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ कि हाँ भाई हम भी गांधी के साथ हैं, हम भी सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि गांधी इज इनविंसिबल, कोई उसको छू भी नहीं सकता, अंग्रेज तो बस उसके आगे गिर जाते हैं। लेकिन उन उन बेचारों को यह पता नहीं था कि वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है, और उसका ही दवाई करने के लिए, उसी का इलाज करने के लिए जो 3-3 सत्याग्रह पहले हो चुका था ना, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद, उसी का जुगाड़ करने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। अब ये बैठ गए, फिर से आदत लगा हुआ था पहले का 3 बार का। इसी का रिपरकशंस हुआ, परिणाम हुआ कि 18 मार्च को ये आया, कौन, रॉलेट एक्ट। ये लोग बैठ गए रॉलेट सत्याग्रह, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को हो गया जलियांवाला बाग मैसेकर। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब अंग्रेज को किसी भी मजबूरी में नहीं थे, अब वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री थे। अब उन्हें कोई कोऑपरेशन, उनका मतलब निकल गया था, अंग्रेजों का मतलब निकल गया था, अब उनका कोई भी मजबूरी नहीं था। उन्होंने बोला कि अच्छा अभी भी चौड़े हो रहे हो, लो। अब जैसे ही जलियांवाला बाग हुआ, गांधी विथड्रू द रॉलेट सत्याग्रह, गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। ठीक है, अब ये कब हुआ है, समझिएगा बात को, ये कब हुआ है, अप्रैल में। ये हुआ, रॉलेट एक्ट आया मार्च में। 1919 में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। 1919 में 13 अप्रैल को क्या हो रहा है, और मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर हो रहा है। देखो इसके पीछे कारण है, बहुत डिटेल में है, लेकिन वो हम लोग करेंगे मॉडर्न में। इसकी सफीउद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था, इसके वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जो है वो वहां पे जमा हुए थे, बैसाखी का दिन था, लोगों को पता नहीं था, भीड़ में। इस सब डिटेल करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी इतना डिटेल मेंस के लिए नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो सब कहानी है, लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना ही देंगे। अभी टाइमलाइन को पकड़िए यहां से। अब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो उस टाइम में पूरे दुनिया में, पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, अंग्रेजों का बड़ा बदनामी हुआ। मतलब जो हम लोग का जो देसी और देहाती भाषा है, बोलते हैं कि रायता फैल गया। ये रायता फैल गया पूरा कस के, जाने अनजाने में रायता फैल गया था। ज्यादा एग्रेसिव होने के कारण बहुत हो हंगामा हुआ, बहुत हो हंगामा हुआ। इस रायते को समेटने के लिए कब, इन दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर के महीने में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दिसंबर 1919 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कि चलो कुछ ऐसा एक्ट लाते हैं कि भारतीय खुश हो जाएं और ये भूल जाएं कि पीछे क्या हुआ था। क्योंकि हमें, सच्चाई यही है, फैक्ट यही है कि हमें इन्हीं को रूल करना है, तो इनका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, तो इनको थोड़ा सा खुश कर करके ही इनको रूल करते हैं। ठीक है, अभी स्टोरी समझ में आ गया पूरा का पूरा? ओके, तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रलोभन दिए गए थे और क्या क्या चीजें दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे इंडियंस जो है वो उसके बाद फिर कुछ हद तक के लिए शांत हो गए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। अभी आज का क्लास स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो था 1919 में, लेकिन ये फोर्स में आया, मतलब कि इसके सारे प्रोविजंस लागू हुए 1921 में। क्या किया गया, यहां पे बोला गया कि सुनो भाई, पहले पूरे भारत के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यहीं से पूरा भारत जो है वो कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, सारे फैसले यहीं से लिए जा रहे थे, लगभग ऑलमोस्ट। ठीक,
बोला गया कि एक काम करते हैं, आज से हम इसको बांट देते हैं, इसको मतलब दो हिस्सों में बांट देते हैं, मतलब रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, मतलब कि प्रोविंसेस को थोड़ा सा छूट दे देते हैं, राज्य अपने लिए कुछ नियम बना सकते हैं और राज्यों को थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं, मतलब कि सब कुछ सेंट्रल के हाथ में नहीं रहेगा, राज्य भी फ्री हैं कि वो अपने लिए कुछ नियम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये उन्होंने सबसे पहले दिया कि उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग बांट दिया। बोला कि सुनो, सेंटर में हम ये चीज देखेंगे, डिफेंस देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, है ना, फॉरेन अफेयर्स देखेंगे, स्टेट में तुम नल जल यही कुछ देख लेना। ऐसा ही था, ठीक। तो ये बात है, तो नाम के लिए ही सही, लेकिन प्रोविंसेस को थोड़ा सा रियायत दिया गया पहली बार 1919 में, ठीक। अब जो प्रोविंसेस में, ध्यान दीजिएगा, ये अब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, प्रोविंसेस में जो इनको जो छूट दिया गया या अपने से शासन करने के लिए जो चीज दिया गया, उसमें भी दो बातें थी, ठीक है। दो बातें थी, एक तो वो लोग थे, एक था लेजिस्लेचर और दूसरा था एग्जीक्यूटिव। दोनों के ऊपर कौन बैठा हुआ था? गवर्नर। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें दे दिया गया लेजिस्लेचर के हाथ में, और इसी लेजिस्लेचर में इंडियन लोग शामिल थे, यानी कि इंडियन मिनिस्टर्स थे। पोर्टफोलियो सिस्टम तो पहले ही बन चुका है, मिनिस्टर्स अलग अलग विभाग के मिनिस्टर, तो लेजिस्लेचर इसी में इंडियन लोग शामिल हुआ करते थे और इसी में अलग अलग विभाग के ये मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इनको दे दिया गया कि सुनो भाई, एजुकेशन देख लो, हेल्थ देख लो, वाटर देख लो, ऐसे ही करके देख लो, लेकिन मेन जो लॉ एंड ऑर्डर वाला काम था ये अभी भी एग्जीक्यूटिव के पास था, इनके पास था, इनके पास था, इनके पास था। ये लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल थे, इनका जवाबदेही था, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर को। जो फैसला ले लिया ले लिया, इनको कोई हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं थी लेजिस्लेचर को। अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार फिर से समझाऊंगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के नेक्स्ट पेज बिल्कुल ब्लैंक रखा है, बिल्कुल बना बना के समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इसी सिस्टम को डायर्ची बोला गया, द्वैध शासन। देखो डायर्ची बहुत लोग बोलते हैं कि डायर्ची है, डायर्ची कब आया कब आया, ये तो सबको पता है। डायर्ची क्या है ये बहुत लिमिटेड लोगों को पता होता है, ठीक। तो डायर्ची में हुआ क्या, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाया गया और एक रिजर्व्ड लिस्ट बनाया गया। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या था, ये गवर्नर के अधीन जो मिनिस्टर थे, जो कि लगभग इंडियन थे, उस मिनिस्टर के द्वारा ये देखा जाता था, क्या था, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, वाटर वगैरह वगैरह, यही सब चीजें थी, छोटी मोटी चीजें, खुश हो जाओ भाई, तुम्हें भी शासन करने का मौका हमने दिया। और इनकी जवाबदेही बनती थी कहां पे, लेजिस्लेचर में, विधायिका में, ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेचर। और जो रिजर्व लिस्ट था वो जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके द्वारा रूल किया जा रहा था, और इन लोग का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। हम कर दिए तो कर दिए, जो डिसीजन ले लिए तो ले लिए, अगर किसी से वॉर करना है कर दिए तो कर दिए, मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक। पहली बार 1919 में प्रोविंसेस को मौका मिला, लेकिन मौका भी मिला तो कैसा, कुछ छोटे मोटे ऐसे चीज जिनका कोई मतलब ही नहीं था, वही चीज उनको दे दिया गया। लो तुम एजुकेशन संभालो, हेल्थ संभालो, इसमें खुश रहो। देखो बोले थे ना कि थोड़ा सा फ्रीडम दे देंगे, चलो हो गया। लेकिन ये बात सच है कि धीरे धीरे भारतीयों को शासन में इंक्लूड किया जा रहा था। अब आइए इसी चीज को हम लोग डायर्ची को ही अच्छे से समझते हैं। नाउ मैंने क्या बोला, मैंने बोला
कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, इसने बोला कि हम क्या करेंगे कि हम सेंटर का पावर अलग रहेगा, है ना, सेंटर का पावर अलग रहेगा, ये सेंटर है, और इसके नीचे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग प्रोविंसेस है, जो कि पिछले चैप्टर में, पिछले बार हमने देखा था कि बंगाल भी बन गया था, पंजाब भी बन गया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी बन गया था, उसके साथ साथ बंगाल और बॉम्बे को अपना मद्रास और बॉम्बे को अपना लेजिस्लेटिव पावर भी मिल गया था वापस। तो अगर इनके नीचे जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को, स्टेट्स मतलब प्रोविंसेस, उन प्रोविंसेस को उन प्रोविंसेस को अपना इनका काम या इनका शासन अलग चलेगा। लेकिन बोला गया कि इन प्रोविंसेस में कहानी होगा दो, सब में एक होगा रिजर्व्ड लिस्ट और एक होगा ट्रांसफर्ड लिस्ट। यहां भी क्या होगा, रिजर्व्ड लिस्ट और यहां पे ट्रांसफर लिस्ट, सेम यहां सेम यहां। क्या होता है रिजर्व्ड और ट्रांसफर लिस्ट? तो देखो, ये जो एक हो गया रिजर्व्ड और एक हो गया ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक। रिजर्व्ड में बोला गया कि गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट और उसके साथ जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक, जिसमें लॉर्ड एसपी सिन्हा 1909 में गए थे, शामिल हुए थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैसला, लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री, फॉरेन अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कौन लेगा? वो सब कौन लेगा? वो सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेगा, ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेगा। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं बनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति इनका जवाबदेही नहीं बनता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में डायरची था, सेंटर में डायरची नहीं था। ध्यान देना है, बात को गलत नहीं समझना है। अब बोला गया क्या कि ये जो ट्रांसफर्ड है, ये कुछ होगा, ये तुम अपना एजुकेशन ले लो, अपना हेल्थ ले लो, ये कुछ मन खुश करने वाली कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें ले लो, लेकिन देखो दिया ना पावर, पावर दिया या नहीं दिया? हाँ सर दिया तो पावर, बस इससे तुम खुश रहो। यहां पे कौन है? यहां पे है इंडियन मिनिस्टर्स। यहां पे ये इंडियन मिनिस्टर है, लेकिन इनके भी ऊपर गवर्नर बैठा हुआ है। इंडियन मिनिस्टर्स है, जैसे अभी के मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर बैठा हुआ है हर एक स्टेट में, इंडियन मिनिस्टर, इसके ऊपर गवर्नर। अब ये लोग जो है, ये इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसके प्रति? लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि जो भी ये लोग काम करेंगे इसका हिसाब किताब, उसका जवाबदेही इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में देना पड़ेगा। दिस सिस्टम वाज डायरची, दिस सिस्टम वाज डायरची। अगर आज तक समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स मेंस सबके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां तक हमने देखा कि ये चीजें थी। अब आगे चलते हैं। अब बात है कि पहली बार कब का बात कर रहे हैं? 1919 का बात कर रहे हैं। पहली बार हमने देख लिया प्रोविंसेस में डायरची, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे बोला गया कि बाई कैमरलिज्म होगा, द्विसदनीयता। क्या होता है? जैसे आज की डेट में है लोकसभा और राज्यसभा, ये बाई कैमरलिज्म कहा जाता है। बस ये लोकसभा राज्यसभा अचानक नहीं आया, ये होते होते ही आज बना है। कैसे? देखो 1919 में जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल नहीं, जो भारतीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं,
और आज आपकी भाषा में इसको राज्यसभा बोलते हैं, जो आज राज्यसभा है, लेकिन इसको उस समय अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही बोला जाता था। उसके बाद बनाया गया लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी लेजिस्लेटिव असेंबली को आज लोकसभा के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट के ये दो पार्ट है उस समय। तो ये स्टार्ट कब हुआ? 1919 में स्टार्ट हुआ। प्रीलिम्स का क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आ सकता है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। अब पहली बार क्या हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन भी ये स्टार्ट हुआ। देखिए यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ और इन दोनों हाउसेस में ज्यादातर लोग जो है वो चुन के आते थे। कैसे? मतदान मतदान हुआ करता था, है ना। इलेक्शन, है ना, इलेक्शन जो है वो हुआ करता था। उसी से ये लोग, डायरेक्ट इलेक्शन से ये लोग चुन के आया करते थे। अभी तक समझ में आ रहा है कि सेंटर में क्या हो गया? देखो, रिवाइज 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 अगेन। सेंटर में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन? एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। डायरेक्ट इलेक्शन होने लगा। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहां भी दो पार्ट कर दिया गया। एक था रिजर्व्ड और दूसरा है ट्रांसफर्ड। इसी पार्ट को बोलते हैं डायआर्ची। सिंपल। तो अभी तक हमने बहुत ही डिटेल में देखा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस वेयर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी अभी हमने समझा। तो हमारा ये पार्ट भी क्लियर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नाउ इसमें और क्या क्या बदलाव हुए? जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जिसमें 1909 में हमने देखा था कि एसपी सिन्हा को इंक्लूड किया गया था, उसमें अब और चेंजेस हुए। बोला गया कि सुनो भाई, 6 में से 3 मेंबर, 3 आउट ऑफ 6 वो क्या होंगे? वो इंडियन होंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव तो हो रहा है। एक मूवी देखे थे, एक मूवी आपने देखा होगा, किसी ऐसे वैसे मूवी का मैं नाम नहीं बता रहा हूं। एक मूवी था ऋतिक रोशन का, और जो आनंद सर हैं उनके लाइफ पे वो मूवी था, सुपर 30 करके, ऐसे करके मूवी था। तो उसमें एक स्टार्ट में एक नेताजी आते हैं। तो नेताजी बोलते हैं कि स्लो स्लो इंक्रीज लव क्रॉस बॉर्डर, है ना। तो हालांकि लाइफ भी ऐसा ही होता है, और यहां भी हम देख रहे हैं कि स्लो स्लो ही सही, लेकिन भारतीयों को इंक्लूड किया जा रहा है, उनको चीजें दी जा रही हैं, है ना। तो यही चीज यहां पे हो रहा है, तो मुझे याद आया। ठीक है। आप लोग रिलेट कीजिएगा कि ये जो इंडिया को, जो इंडियन पीपल को जो इंक्लूड किया गया है ना सत्ता में, इन गवर्नमेंट, तो वो वही कहानी है, नेताजी वाली कहानी की, स्लो स्लो इंक्रीज लव क्रॉस बॉर्डर। ठीक। ओके। तो उसके बाद हमने 1909 में देखा था, 1909 में देखा था कि लॉर्ड मिंटो ने सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्ट किया था। उसमें इनको मजा आ गया था, और इन्होंने क्या किया कि अब की बार आर पार खेत पार कर दिया। इन्होंने बोला कि सिख हैं उनके लिए भी दे दो, इंडियन क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी दे दो, यूरोपियन है इनके लिए भी दे दो, और एंग्लो इंडियन, मतलब कि जिसका माँ बाप में से एक इंडियन और एक इंग्लिश है, उनके लिए भी दे दो। सबको दे दो कम्युनल इलेक्टोरेट। मजा आ गया एकदम। और उसके बाद, अब पहले ही हमने पढ़ा था 1909 में कि जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके बेसिस पे मताधिकार दिया जा रहा था, इलेक्शन का अधिकार दिया जा रहा था, है ना, वोट डालने का अधिकार था। अगर उसमें मुस्लिमों के अधिकार को थोड़ा सा कम रखा गया था। अगर टैक्स के रूप में 100 रुपए हिंदू भर रहे हैं तो उनको तब मिलेगा, 100 रुपए पे मिलेगा, मतलब इलेक्शन या वोट डालने का अधिकार। लेकिन मुस्लिमों को 60 रुपए का टैक्स दे रहे हैं तो उसी के ऊपर अधिकार मिल जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक। ओके। तो ये बात समझ में आई।
तो यहां पे क्या क्या मिला? लिमिटेड फ्रेंचाइज, सिर्फ कुछ लोगों को। अभी तो क्या है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, 18 साल से ऊपर जो भी है वो सब लोग वोट डाल सकता है। लेकिन उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, उस समय था, सुनो भाई, लिमिटेड फ्रेंचाइज है। जो लोग, मान लो कि एक रख दिया गया कि क्राइटेरिया कि जो लोग ग्रेजुएशन पास है सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं। जो लोग के पास प्रॉपर्टी कम से कम 10 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी है वही लोग वोट डाल सकते हैं। और जो सालाना 1,000 रुपए का टैक्स भरते हैं सरकार को वही लोग सिर्फ वोट डाल सकते हैं। इस बेसिस पे इलेक्शन में भाग या वोट डालने का अधिकार मिला लोगों को। ये सब चेंजेस थे 1919 के, आपको याद होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे चेंजेस थे, याद कैसे करेंगे? इतने सारे पढ़ लेंगे तो अच्छा तो है, इतने सारे पढ़ेंगे, अगर 5 भी याद आ जाएगा तो अपना काम हो गया। 5 जो मेजर है वो याद कर लो, अपना काम हो गया। एक समय सोचो कि एक समय हम लोगों ने बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो अभी जो है वो क्या बन रहे हैं? हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया। मतलब भारत के हाई कमिश्नर को नियुक्त किया गया लंदन में, बहुत बढ़िया। और उनका टर्म था 6 साल। एक बार बन गए, 6 साल तक आप आराम से रहिए उस पोस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, एकदम रट लेना है, लिख के आना है, ये तो लिख के आना है एकदम। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन 6 इयर्स, ऐसे करके याद करिए, सीधे सीधे याद करिए, कोई डिटेलिंग नहीं, मेंस है, ठीक। उसके बाद फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट, पहली बार बोला गया कि प्रोविंशियल बजट को अलग कर देंगे सेंट्रल बजट से, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं ना कि अब सुनो भाई, सेंटर का अलग है हिसाब किताब, और जो प्रोविंसेस है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका हिसाब किताब अलग है। बोला गया कि सुनो, तुम लोग अपना बजट भी बना लो अलग से, हम नहीं बजट बनाएंगे आपका, बजट बना लो तुम लोग अलग से, ठीक। ये बात है, अलग कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इनके पास अधिकार था कि ये अपना बजट बना सकते थे। 1919 यही तो चीजें थीं जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो रायता फैला था, उस रायता को समेटने के लिए ये सब चीजें, ये सब लॉलीपॉप दिए जा रहे थे भारतीयों को। भाई तुम बजट बना लो, तुम शिक्षा देख लो, हेल्थ देख लो, देखो कितना चीज हमने दे दिया यार, इतना चीज थोड़े ना अभी तक दिया था। हाँ हाँ सरकार, आपने बहुत कुछ दे दिया। ऐसे चल रहा था, ऐसे कहानी चल रहा था, ठीक है। ओके ओके। सो उसके बाद लास्ट है, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं फिर से एक कहानी बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में लिखा हुआ था कि अब भाई हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बन गया। तो इसी में लिखा हुआ था कि सुनो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो आ गया, लेकिन ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे हमें एक रिपोर्ट चाहिए, और उस रिपोर्ट बनाने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन होगा। ठीक है, ठीक है। वैधानिक आयोग का गठन या नियुक्ति होगा, और वो वैधानिक आयोग और स्टैट्यूटरी कमीशन 10 साल बाद, मतलब कि कब, 1929 में एक रिपोर्ट देगा। 1929 में रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम ये तय करेंगे कि क्या क्या इसमें और चेंजेस लाने हैं, क्या क्या रोकने हैं, क्या क्या खराब चीजें हैं जिसे हटा देनी है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं जिसे कंटिन्यू करना है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बस यही तो था, यहीं पे बीज बोया हुआ था साइमन कमीशन का। अब क्या है कि इसी के ऊपर अब जैसे ही आया, अब क्योंकि 29 में रिपोर्ट देना था, तो 2 साल पहले इन्होंने क्या किया कि 1927 में बना दिया साइमन कमीशन। इसमें सभी के सभी 7 लोग, 6-7 लोग थे, सभी के सभी गोरे लोग थे। साइमन कमीशन, जब हम लोग प्रीलिम्स वाला कोर्स करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में।
ये साइमन कमीशन चीजों को स्टडी करता है और अपना रिपोर्ट देता है कब? 1913 में। 1930s के आसपास में रिपोर्ट देता है, समझिएगा टाइम में। और उसके बाद जो है वो बैकएंड पे तो कहानी चल ही रहा है। बैकएंड पे उधर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 30, 31, 32 ऐसे कुछ चल रहा है, दांडी मार्च, ये सब चीजें चल रही हैं बैकएंड पे। ये सब कहां पढ़ेंगे? ये सब प्रीलिम्स वाले में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। और इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे जब हम लोग का आएगा वो चीज कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कैसे है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे है, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसा है, तो उसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ठीक, अब क्या है कि अब इसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जब सबमिट होता है तो फिर 3 राउंड टेबल होते हैं, याद होगा आपको। 1931-32 के आसपास में, 1931 से 32 के आसपास में ये टाइम था जहां पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिसमें सिर्फ एक में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, गांधी जी गए थे बस। याद आ रहा है? और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर तैयार किया गया था, व्हाइट पेपर। और उस व्हाइट पेपर के रेजोल्यूशन को फिर से एक कमिटी के पास भेजा गया था। समझ में आ रहा है? एंड दैट कमिटी वाज हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगॉ। लिनलिथगॉ, ठीक। अब इस कमिटी का जब रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इनके कमियों को दूर करके और अच्छी चीजों को ऐड करके एक नया रिपोर्ट तैयार होता है। और उस मतलब एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ लास्ट एक्ट था, यही हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बताओ, कि कैसे सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों में जब हम लोग प्रीलिम्स करेंगे तो सारा कर करके सब मैं बोल बोल के याद करवा दूंगा आपको कि सब खेल है कॉज एंड इफेक्ट का, है ना। अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो उसके पीछे कारण है। तो अब हमें पढ़ना है कि 1935 में क्या आया। उसके पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं 1919 का क्या क्या जो अभी तक हमने देखा। बोला गया कि इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। मोंटेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया दैट टाइम। ठीक, क्या हुआ? बोला गया कि जो भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। बहुत बढ़िया। काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इतना तो याद कर ही सकते हैं हम लोग। उसके बाद बोला गया कि स्टेट के लिए या मतलब प्रोविंसेस के लिए अलग बजट होगा, मतलब सेंट्रल का बजट अलग होगा, प्रोविंसेस का बजट अलग होगा। हमने देखा है यहां पे डायरची लागू किया गया। कहां में? प्रोविंसेस में, सेंटर में नहीं, प्रोविंसेस में डायरची लागू किया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि एक छोटा सा ही सही लेकिन एक कदम था कि भारतीयों को कुछ पावर ट्रांसफर कर दिया जाए कि वो भी अपने लिए कुछ नियम कानून, भले एजुकेशन और हेल्थ ही हो, लेकिन अपने लिए कुछ नियम कानून बना सके। कम्युनल इलेक्ट्रोड्स को एक कदम और आगे ले जाया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए, और यूरोपियन भी है, यहां पे ऐड कर सकते हो। जो भी चीजें थी हमने बहुत डिटेल में देखा। और एक्ट ऑफ 1999 इतना डिटेल में पढ़ लिया, पता नहीं शायद कहीं पे प्रीलिम्स में भी इतना डिटेल में शायद लोग पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा, बट हाँ, मोर देन एनफ हमने पढ़ा है। अगर आपको 5-7 भी पॉइंट याद रहते हैं, इसके 4-5 भी याद रखते हैं तो मोर देन एनफ एग्जाम के लिए। इसके आधे याद रखो, एग्जाम के लिए काफी है। आगे चलते हैं। अब कैसे आया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी कहानी मैंने आपको सुना दिया है, तो ये मत बोलिएगा कि कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, अब देखते हैं। ये शॉर्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है ये। इसमें लगभग एक पूरे संविधान की तरह ही था, और हमारा संविधान लगभग इसी पे आधारित है, 1935 पे ही आधारित है। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे। मन हो तो याद कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक,
पहली बार जिस प्रकार से आज आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, वैसे ही पहली बार यहां पे आया था 1935 में। ये बात सबसे पहले सामने आई थी। यहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स को बांट दिया गया। बोला कि सुनो, जो फेडरल लिस्ट है वो आज का यूनियन लिस्ट है। बात को समझिएगा, फेडरल लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, ठीक। उसमें 59 आइटम्स थे, ठीक। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब जो आज का स्टेट लिस्ट है, 54 आइटम्स। एंड कंकरेंट लिस्ट 36 आइटम्स। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? जिसमें यूनियन भी है और स्टेट भी है। लेकिन आज के पॉलिटी के हिसाब से अगर यूनियन कोई भी कानून बना दिया, जब तक यूनियन कानून नहीं बनाता है तब तक तो स्टेट का कहा हुआ चलेगा। लेकिन अगर यूनियन उस मामले में कानून बना दिया तो स्टेट का कानून नहीं चलेगा, यूनियन का कानून चलेगा। बिकॉज इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है, विथ यूनिटरी टिल्ट, ठीक। उम्मीद है जिन लोगों का पॉलिटी होगा सही, उनको पता, चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं है तो हो तो जब प्रीलिम्स का जब स्टार्ट होगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको डिटेल में चिंता नहीं करना है। उसके बाद रेसिड्यूरी पावर्स, रेसिड्यूरी पावर्स वायसराय को दिए गए। मतलब कि इन तीनों में बंटवारा होने के बाद, तीनों में जो लिस्ट है वो बांटने के बाद भी जो चीज बच गई, बोला गया कि अब ये वायसराय के पास है। तो रेसिड्यूरी पावर बिलोंग्स टू वायसराय, ध्यान देना है। प्रोविजंस फॉर, इसमें पहली बार प्रोविजंस आया कि एक काम करते हैं, हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं। कैसा? आज है जैसा कि सेंटर में होगा एक सरकार और उसके चारों तरफ जो है वो सारे स्टेट जो है वो मिलके काम करेंगे, ये ऐसे करके जैसा आज है। लेकिन ये कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्या बोलते हैं, राजशाही जो चल रही थी, जो इंडिपेंडेंट रूलर थे, वो इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। जो भारत के सो कॉल्ड राजा लोग जो थे राजघराने के, वो लोग कभी इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। इसीलिए फेडरेशन नहीं बन पाया। क्योंकि इसके इसके जो रिकमेंडेशन था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि फेडरेशन तभी बनेगा जब एटलीस्ट 50% स्टेट फेडरेशन बनाने के लिए राजी हो। और ये 50% आंकड़ा नहीं मिल पाया, जिसके वजह से फेडरेशन कभी भी बन ही नहीं पाया। सोचो, यहीं से तो लिया हुआ है। आज भी क्या बोलते हैं, आज भी अगर कुछ फेडरल चेंजेस करना पड़ता है तो स्पेशल मेजॉरिटी और उसके साथ साथ 50% ऑफ स्टेट एसेंट, 50% स्टेट का सहमति चाहिए होता है। ये बात है ना। तो बस यहीं से सब कुछ आ रहा है 1935 से, समझने वाली बात है। तो और बाकी जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, कैसे है, प्रीलिम्स वाला देखेंगे तो सब देख लेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब अखिल भारतीय महासंघ ये हमने देख लिया है। अब जो साइमन कमीशन था उसी में बोल दिया गया था कि सुनो भाई, ये जो डायर्ची है ना, ये बकवास चीज है, इसको खत्म करो। और डायर्ची खत्म करके बोला गया कि सुनो, प्रोविंसेस पूरा है, अब तुम्हारे हवाले प्रोविंस साथियों। बोला गया कि सुनो, अब कोई अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, प्रोविंस पूरा का पूरा जो है वहां पे जो जीता हुआ है, जो सत्ता में है, जो शासन में है, जो भी मिनिस्टर लोग है, जो भी इंडियन लोग का अगर मेजोरिटी है तो तुम ही संभालो। पूरा का पूरा प्रोविंसेस तुम्हारे हवाले है, हम कुछ भी नहीं करने वाले। आई एम नथिंग डूइंग देयर। पूरा मतलब कि 1919 में थोड़ा कंट्रोल मिला प्रोविंसेस का, 1939 में पूरा कंट्रोल मिल गया स्टेट को, ठीक। 1935 में 6 में से 11 में से 6 प्रोविंसेस को क्या मिल गया? बाइक कैमरलिज्म बना दिया गया। वैसा ही बाइक कैमरलिज्म जैसा कि पहली बार बाइक कैमरलिज्म अस्तित्व में आया था 1919 में। तो बाइक कैमरलिज्म कहने का मतलब, अभी जैसा एग्जांपल के तौर पे हम बीपीएससी देते हैं, ओके देते हैं, तो हमें पता है कि बिहार में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है।
तो दिस इज कॉल्ड बाइकैमरलिज्म। स्टेट में भी बाइकैमरलिज्म कर दिया गया, काइंड ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, ये स्टेट में भी कर दिया गया। मतलब 11 प्रोविंसेस उस समय थे, उस समय 11 में से 6 को बाइकैमरलिज्म कर दिया गया। याद कैसे करना है, बी क्यू, है ना, बी क्यू, बंगाल, बॉम्बे, बिहार। वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद मद्रास, असम, और बाकी तो यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस। उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी जो है वो आप अगर उल्टा इसको करोगे तो देखो, पी लिख दो, पी यू, और एम को पहले लाओ और ए को इधर, तो ट्रिपल बी या बी क्यू कर दो और उल्टा पुमा कर दो। पुमा, पुमा से याद आ जाएगा। पी यू से उत्तर प्रदेश, और एम से मद्रास, और ए से आसाम। उल्टा पुमा, पुमा को उल्टा कर दो, बी क्यू। ऐसे करके देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें जितना आप एग्जाम में फैक्ट लिख के आएंगे वैसा एग्जामिनर आपको सोचेगा कि हाँ फैक्ट है और मेहनत किया है बच्चे ने, तो आपको मार्क्स उतना ज्यादा मिलेगा। एक्सटेंडेड मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, वुमेन को भी दे दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दे दिया गया। कहीं कहीं तो बुक में ये भी दिखा हुआ है कि जो लेबर्स वर्कर्स वगैरह हैं उनको भी दे दिया गया, लेकिन यही दो को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैंने हिंदी में अलग नहीं लिखी हैं क्योंकि इतनी आसान है कि वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं आप, है ना। मात्र जितना जो भी भारत का उस समय जनसंख्या था, उस टोटल जनसंख्या का 10% लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिला था। 10% लोग क्या क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ उनका इनकम था, टैक्स था, एजुकेशन था। इसके बेसिस पे 10% लोगों को आज मतलब अधिकार मिला था। आज तो सब दे दो जाके। उसके बाद मतलब 18 साल से ऊपर आरबीआई का गठन सबसे पहले इसी के थ्रू हुआ था 1935 में। आप याद रखेंगे आरबीआई का गठन हुआ था, तो आरबीआई एस्टेब्लिश। ठीक, उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यही फेडरल का मतलब यूनियन, समझिए बात को। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब आज का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आज का, लेकिन उस समय का प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, लिख लीजिएगा ये बात को। और आज बहुत बार ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट अगर चाहें तो उनका एग्जाम एक साथ हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये उस समय एस्टेब्लिश हुआ 1935 एक्ट के से ही। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, लिख लेंगे इसको। ठीक, उसके बाद फेडरल कोर्ट बनाने का भी, एस्टेब्लिश करने का भी यही में इसी में प्रोविजन था 1935 में ही। लेकिन ये जाके एस्टेब्लिश कब हुआ, 1937 में, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और उस समय फेडरल कोर्ट था 1937 में, प्रोविजन इसी में था, बना था, एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में, तो याद रखेंगे। इसमें 1858 का जो काउंसिल एक्ट था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और इसके सारे प्रोविजंस को हटा दिए गए। इतना डिटेल में हमने पढ़ा। क्या बीपीएससी बोलता है कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी के ऑनवर्ड, तो हमने पढ़ा क्या क्या, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, उसके बाद ये काउंसिल एक्ट लिखा हुआ है, आप इसको काउंसिल एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है। ठीक है, उसके बाद काउंसिल एक्ट के नाम पे आया कौन, इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया वो हमने 3 पढ़ा। कौन कौन पढ़ा, 1861, फिर क्या था 1892, फिर क्या था 1909, और लास्ट में हमने पढ़ा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और
1935। अब अकॉर्डिंग टू बीपीएससी मेन सिलेबस कुछ भी नहीं बचा है एक्ट के नाम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोई इसको पढ़ाता नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि आसान नहीं है ना, मतलब कम ही लोग करवाते हैं। बीपीएससी के मेंस के सिलेबस के हिसाब से मैंने अपना काम पूरा किया बहुत ही डिटेल में। आप लोग इसका बस नोट्स बनाइए और बस मजे लीजिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फेस्टिव सीजन है और मैं यूपीएससी के भी जो स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि थोड़ा सा एक आध दो दिन वेट कर लो, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन है और कुछ और भी काम है जिससे एक आध दो दिन वीडियो आने में टाइम लग सकता है। तो बाकी फिर वीडियो लगातार आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।